नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक का हल हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हम बात करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है दोस्तों, निम्न को सम्मिलित कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन को यानी कि देखिए कॉलम ए और कॉलम बी के रूप में हमारे को दिया गया है और इनको हमें मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है? मिलान करना है, यानी सम्मिलित करने का मतलब होता है इनको मिलान करना, ठीक है। किस प्रकार से हमें मिलान करना है ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारे को सबसे पहले दिया गया है कॉलम ए। कॉलम ए में हमें विटामिन दिए गए हैं और कॉलम बी में विटामिन की कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है उसको मिलाना है। विटामिन सी है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है उसको मिलाना है। विटामिन डी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है उसका मिलान करना है। इसी प्रकार विटामिन बी3 जो है इसी कमी से कौन सा रोग होता है उसका मिलान करना है। तो दोस्तों आइए और हम इसका मिलान करते हैं। तो जो सबसे पहले बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से रंथोदी रोग होता है। तो इसको हम मिलान कर देंगे, ठीक है। विटामिन ए का मिलान किससे होगा? रंथोदी से। विटामिन सी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका मिलान सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि विटामिन सी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला आता है विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो इसका मिलान हो जाएगा हमारे पक्ष से, ठीक है। यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स होगा। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? रिकेट्स से हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार विटामिन बी3 जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं, तो विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है। तो विटामिन बी3 का जो मिलान होगा किससे होगा? पेलेग्रा से होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन था निम्न को सम्मिलित कीजिए, और सम्मिलित करने में एक तरफ हमारे को कॉलम ए दिया जिसमें विटामिन डी है और एक तरफ हमारे को विटामिन की कमी से होने वाले रोग दे दिए। इनका हमें मिलान करना है कि किस किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए जो है इसकी कमी से दोस्तों रंथोदी रोग होगा। तो हमने विटामिन ए का मिलान किससे कर दिया? रंथोदी से। विटामिन सी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो इसका मिलान कर दिया स्कर्वी से। विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग होता है रिकेट्स। तो विटामिन डी का मिलान किससे कर दिया? रिकेट्स से। इसी प्रकार विटामिन बी3 जो है इसी कमी से कौन सा रोग होगा? पेलेग्रा। तो इसका विटामिन बी3 का मिलान कर दिया पेलेग्रा से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। यानी मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 दो नंबर में ये पूछे जाने वाले, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19 के जो क्वेश्चन होंगे मॉडल पेपर में या हमारे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे साइंस में, वो दो दो नंबर के आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे 2 नंबर में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? यानी जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल था, ठीक है। तो उन्होंने जो अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो कौन से पादप पे किया था? मटर के पादप पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेंडल जो है इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कारण स्पष्ट करना है। तो देखो इसके हमने 4 कारण आपके सामने यहाँ पर दर्शा रखे, ठीक है। कितने कारण लिखने हैं? 4 कारण। देखिए पहला कारण हमारा है, देखो सबसे पहले तो लिखें कि मटर के पादप का चयन, ठीक है। तो हमने लिखा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पादप का चयन किया। क्यों किए? तो हमें तरीके से लिखना है। जवाब तरीके से दोगे तो नंबर भी तरीके से आने वाले भाई, नहीं तो ऐसे आएंगे उठपटांग में, ठीक है। तो नंबर अच्छे लाने के लिए सही ढंग से जवाब देना जरूरी है, ठीक है। तो मटर के पादप का चयन, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पादप का चयन किया। क्यों की? कारण बताना है। तो हम यहाँ पर 4 कारण बताने वाले हैं। तो पहला कारण है कि मटर का जो पादप था वो 1 वर्षीय, देखिए 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। यानी मटर का जो पौधा था बच्चों वो 1 वर्षीय था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 वर्ष में उसकी 2-3 पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती थी। जैसे मान लो एक तो है हमारे पास कुतिया और एक है हमारे पास, ऐसे कह सकते हैं कि एक है हमारे पास हाथी है, ठीक है। ऐसे समझो एक है हमारे पास कुतिया और एक है हमारे पास हाथी। तो अब बताओ हाथी ने जो होगी, ध्यान दीजिएगा, वो साल भर में एक बच्चा देती है, जबकि जो कुतिया होती है वो 1 साल में 3-4 बार ब्याह जाती है, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको जल्दी प्रोसेस चाहिए कि जल्दी आपको पता लगाना है कि कैसे कैसे बच्चे हो रहे हैं, तो आपको कुतिया पालनी पड़ेगी। हाथी से तो आपको साल भर में 1 साल में 1 बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो यही पर ही बात लागू होती है कि जो मटर का पौधा था 1 वर्षीय पादप था, ठीक है। तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था, ठीक है। तो यानी 1 साल में इसकी कम से कम 2 से 3 फसलें प्राप्त की जाती थी। तो
2 से 3 फसलें जब प्राप्त हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि एक वर्षीय मटर का जो पौधा होता था ये एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। ठीक है जी, एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना क्या था, संभव था। यह आपको क्लियर हो गया। दूसरा है बच्चों कि द्विलिंगी पुष्प होने का, जो मोटर का पौधा होता है जो उसमें जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। ठीक है, क्या होता है, द्विलिंगी। अब माइंड में आ रहा होगा सर द्विलिंगी क्या होता है, तो बच्चों द्विलिंगी पुष्प होने का मतलब ये है कि उसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, उसे बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण, स्वपरागण का मतलब क्या है, स्वपरागण का मतलब है बच्चों कि जब देखो नर और मादा एक ही पुष्प में है, दोनों के लक्षण नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में है, तो स्वपरागण की क्रिया होगी। तो सोचिए ऐसा मान लो कोई ऐसा मनुष्य हो जिसमें हम कह सकते हैं कि नर और मादा दोनों जननांग एक ही में है, तो उसमें तो खोट रहेगी नहीं ना, उसमें तो किसी भी प्रकार की खोट नहीं। जो बच्चा पैदा होने वाला है वो तो अच्छा पैदा, उसमें जो लक्षण होंगे खुद में जो लक्षण होंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे। बात समझ में आ रही है मेरी। तो यानी कि स्वपरागण यानी खुद ही परागण की क्रिया करके और यहाँ पर पौधा मतलब हम कह सकते हैं कि पौधा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब शुद्ध, ठीक है, समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण यानी जो मटर का पौधा था उसमें जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी कि नर और मादा दोनों जननांग एक में होते हैं और एक में होने के कारण उनमें स्वपरागण आपस में क्रिया कर लेते हैं। दोनों आपस में सेक्सुअल क्रिया करेंगे और सेक्सुअल क्रिया करके समयुग्मजी पादप अथवा हम कह सकते हैं शुद्ध वंश सरलता से प्राप्त किया जा सकता है मटर के पादप के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए मटर के पादप का चयन किया। वापस सुन लो, मटर का जो पादप होता है इसमें जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी पुष्प का सर। ठीक है, अब द्विलिंगी पुष्प होगा तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा, यानी आपस में सेक्सुअल क्रिया कर लेंगे और सेक्सुअल क्रिया करेंगे जब खुद ही सेक्सुअल क्रिया कर लेंगे तो जो पौधा प्राप्त होगा कैसा होगा, समयुग्मजी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समयुग्मजी होगा यानी कि शुद्ध होगा। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ये दूसरा कारण था मटर के पादप का चयन करने का। ठीक है, तीसरा कारण आ गया विपुंसन विधि। ठीक है, विपुंसन विधि, विपुंसन विधि का मतलब क्या होता है बच्चों, विपुंसन विधि का मतलब होता है जैसे मैंने बताया कि मटर का जो पौधा होता है उसमें जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, यानी नर और मादा दोनों जननांग एक में होंगे। तो विपुंसन विधि के द्वारा क्या कहता है, जो नर वाला जो जननांग होता है यानी पुंकेसर जो होता है उसको हटा दिया जाता है विपुंसन विधि के द्वारा, और उसको हटा करके फिर वहां पर दूसरे पादप के द्वारा या हम कह सकते हैं दूसरे पादप के द्वारा वहां पर विपुंसन क्रिया करवाई जाती है, यानी पर परागण की क्रिया करवाई जाती है। तो हम कह सकते हैं विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण, कृत्रिम पर परागण। पहले तो स्वपरागण हो रहा था, पहले तो खुद ही सेक्सुअल क्रिया कर रहे थे, लेकिन अब खुद नहीं करेंगे और दूसरे के द्वारा यहाँ पर सेक्सुअल क्रिया करवाई जाएगी। ठीक है, तो विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है मटर के पौधे में। ठीक है, तो इसलिए मटर के पौधे का चयन किया गया। और चौथा आ गया यहाँ पर कि मटर के पौधे में विभिन्न विप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, विभिन्न विप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कहा जब इनका मटर के पौधे का विप्रयासी लक्षण देखिए 7 जोड़ी यानी मटर का जो पौधा होता है उसमें 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मटर के पौधे में विभिन्न विप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये 4 का मेजर कारण हो गए मटर के पौधे का चुनाव करने का। ठीक है, तो वापस समझिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो इसके निम्न कारण थे। तो पहला हो गया एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। दूसरा हो गया द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा हम कह सकते हैं शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और नंबर तीसरा कारण हो गया हमारा विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। और नंबर चौथा कारण हो गया कि मटर के पौधे में विभिन्न विप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया? मटर के पौधे का चुनाव किया। आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 मॉडल पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों व 2 क्षारों के नाम लिखिए। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों व 2 क्षारों के नाम लिखिए। तो बहुत ही आसान है। अगर अम्लों की बात करें तो अम्लों में हम बता सकते हैं, एक तो बता देंगे HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बता देंगे। और दूसरा हम यहाँ पर बता सकते हैं
पहला तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा हो जाएगा H2SO4। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले जो अम्ल होंगे, एक तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले जो अम्ल है वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक तो HCl और एक H2SO4। HCl का अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 का अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर सारों की बात करें, सारों की अगर अपन बात करें तो सारों में हमारे पास दो सार, पहला तो अगर अपन बात करें तो हो जाएगा NaOH। NaOH को बोले तो अपन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा MgOH का होल क्वाइज। MgOH का होल क्वाइज इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अम्ल और सार कौन कौन से हैं। तो पहला दो बताने, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो पहला अम्लों में अगर बात करें तो HCl और H2SO4 हो जाएगा, और सारों में बात करें तो NaOH और MgOH का होल क्वाइज हो जाएगा यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से अम्ल और सार हैं जो कि दैनिक जीवन में हमारे प्रयुक्त होते हैं। तो पहला अम्लों में हो गया HCl H2SO4 और सारों में हो गया NaOH और MgOH का होल क्वाइज यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ये भी हमारे 2 नंबर का आने वाला है। वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण बताने। ठीक है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कितने कारण बताने दोस्तों? 2 कारण बताने हैं। तो हम बता सकते हैं वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण निम्न है। पहला कारण की अगर अपन बात करें तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ठीक है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। और दूसरा कारण हमारे हो जाएगा वन्य जीवों का अवैध शिकार करना। ठीक है, ज्यादा अपन को रामायण नहीं लिखनी, जितना पूछा गया है उतना ही हमें लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण हमें बताने। तो पहला कारण हो जाएगा प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और दूसरा हो जाएगा वन्य जीवों का अवैध शिकार करना। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होने के भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गई। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनके लिए आवास चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें नहीं लिखनी, हमें यहाँ पर मेन 2 कारण लिखने थे कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के जो कारण है वो बताइए। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के जो कारण है मेजर तौर पे 2 हमने लिख दिए। पहला प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और दूसरा है वन्य जीवों का अवैध शिकार। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी हमारी 2 नंबर का रहने वाला है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। संकटग्रस्त प्रजातियों, ध्यान देना, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 2 प्रकार से हमने एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर देखा और एक राष्ट्रीय स्तर देखा था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, तो इस संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कोई 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो 2 सुझाव हमें यहाँ पर बताने कि क्या क्या 2 सुझाव किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो निम्न प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारी जमाने के लिए लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो कारण रहेगा बच्चों, क्या प्रयास किए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो पहला है कि भारत में सन 2002 में, देखिए भारत में, चूंकि राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ओनली भारत की बात होगी, तो भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया। ठीक है, समझिएगा कि भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट क्या बनाया गया, 2002 बनाया गया। ये याद रखना है, जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया। भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय संगठन, अब 3 प्रकार का यहाँ पर, त्रिस्तरीय मतलब 3 प्रकार का यहाँ पर संगठन बनाया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, दूसरा राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां, इनके निर्माण का प्रावधान किया गया कि ये बनाई जाए। ठीक है,
क्या क्या बढ़ाए, त्रिस्तरीय संगठन बढ़ाए गए, यानी इनके बढ़ाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां, इनके निर्माण का प्रावधान किया गया। पहला कारण है, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया गया, त्रिस्तरीय संगठन के निर्माण का प्रावधान किया गया। अब त्रिस्तरीय संगठन का मतलब क्या है, इसमें तीन प्रकार के संगठन बनाए गए, एक राष्ट्रीय लेवल पे, एक राज्य लेवल पे और एक हम कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर, ठीक है, स्थानीय लेवल पे। तो राष्ट्रीय लेवल की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य की बात करें तो राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय की बात करें तो स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां, इनके निर्माण का प्रबंधन किया गया। तो ये क्यों किया गया, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। तो पहला जो हमारा मेजर कारण रहा, यानी पहला जो सुझाव रहेगा वो यही रहेगा कि भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय संगठन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा कि कौन पहला सुझाव हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो पहला सुझाव आपको यही बताना है, अगर क्वेश्चन आता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कोई दो सुझाव दीजिए या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आप इसी को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय संगठन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये तो पहला सुझाव हो गया हमारा। दूसरा सुझाव, भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया कब, 2 जून 2010 को। क्यों, ताकि भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानून जो है ये एक ही दायरे में आ सके, है ना, एक ही सिस्टम में ये आ सके। ठीक है, इसलिए भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के लिए 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, तो बच्चों संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कोई दो बताने थे। तो पहला हो गया कि भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया। वापस बोल रहा हूं, भारत में सन 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय संगठन का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां के निर्माण का प्रावधान किया गया, पहला। दूसरा है, भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रीय प्रयास हो गए संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 2 नंबर का रहेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। अब बहुत सिंपल है, पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है इसमें 3 परतें होती हैं। नंबर 1 जो परत होती है वो होती है बच्चों भूपर्पटी, दूसरी परत होती है मेंटल और तीसरी परत होती है हमारे क्रोड। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, पहली परत बना रहा हूं मैं, ये हमारी जो परत है पहली, ये हमारी होगी अंदर वाली। ठीक है, फिर इसके बाहर वाली, ये इसके बाहर वाली, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप अच्छी तरह से बनाना गोल। ठीक है, थोड़ा अच्छा इधर से थोड़ा सा, है ना, चलो मैं करता हूं इसे, देखा ध्यान से समझिएगा, बन गई, चलो समझ जाना कि ये बन चुकी है। ठीक है, और एक और परत बना देते हैं इसके बाहर वाली, ये इसके बाहर वाली परत बन चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 3, अच्छा ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, हो सकता है बन जाए भाई, ये गोल संरचना बनाना बहुत मुश्किल होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड, बन गया भाई, बन गया, अरे मजा आ गया, आनंद आ गया भाई। ये हमारी लास्ट वाली परत। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो ये अंदर वाली जो परत है बच्चों, ये अंदर वाली जो परत है इसको बोलते हैं अपन क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। फिर ये इसके बाद वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं हम मेंटल, और जो सबसे बाहर की जो परत होती है इसको बोलते हैं हम भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी या भूपटल भी कहते हैं, भूपटल भी इसको कहेंगे। ठीक है, अब जो अंदर वाली जो हमारे पास परत है इसमें हम कहेंगे अंदरूनी तत्व होते हैं। क्या होते हैं, अंदरूनी तत्व, इसमें लिख देंगे अंदरूनी तत्व।
क्या लिखेंगे, अंदरूनी तत्व होते हैं। इसके बाद ये जो इसके बाद वाली यानी जो मेंटल जो परत होती है, इसमें हम कहने वाले हैं बाहरी तत्व। क्या हो जाएंगे, बाहरी तत्व, बाहरी तत्व। इसमें क्या लिख देंगे, बाहरी तत्व। और इसके बाद जो वाली जो परत है हमारी है, यानी जिसको हम भू प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी की क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। और इस प्रकार से आपको ये बनाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अंदर वाली बनाना, फिर बाहर वाली और फिर उसके बाहर वाली। ठीक है, तो 3 परतें होगी। पहली होगी क्रोड, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली क्रोड होती है। उसके बाद वाली मेंटल होती है और सबसे बाहरी भू प्रॉपर्टी होती है। सबसे अंदर वाली में कह सकते हैं अंदरूनी तत्व होते हैं, दूसरी जो मेंटल होती है इसमें बाहरी तत्व है, और जो भू प्रॉपर्टी इसका मतलब आवरण हो गया। ठीक है जी, यानी आवरण बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आ गई होगी। आपको इसको अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है, आपके बुक में भी इसका चित्र दे रखा है, वहां से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है। इसमें भी आपको बच्चों सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। ठीक है, और मिलान किसको करना है, ध्यान दीजिएगा। हमारे को 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में हमारे को यहाँ पर कुछ पदार्थ दे रखे, जैसे कि गेहूं, मक्का, चना और चावल। गेहूं, मक्का, चना और चावल। और एक साइड में कॉलम बी में इनके साइंटिफिक नाम दे रखे हैं, यानी जियामेज, साइसर एराइटिनम, ओराइजा सेटाइवा और टिटिकम एस्टा इवम। तो अब हमें ये बताना है, यहाँ पर इस प्रकार सुमेलित करना है, जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, चना का क्या है, चावल का। तो वैज्ञानिक नाम, सही वैज्ञानिक नाम हमें सुमेलित करने हैं। तो गेहूं जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है टिटिकम एस्टा इवम। तो इसको नंबर 4 से मिलाएंगे अपन, तो गेहूं को मिलान कर दिया टिटिकम एस्टा इवम से। ठीक है, इसके बाद जो मक्का होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज, तो इसको फर्स्ट वाले से मिलाएंगे, यानी जियामेज से इसको मिला दिया। फिर चना का वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों साइसर एराइटिनम, तो इसको मिला देंगे सेकंड वाले से साइसर एराइटिनम से। और चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, इसको मिलाएंगे हम थर्ड से, यानी ओराइजा सेटाइवा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनका मिलान करना होगा। ठीक है, एक बार फिर देखिए, गेहूं का मिलान टिटिकम एस्टा इवम से, मक्का का जियामेज से, चना का साइसर एराइटिनम से, और चावल का ओराइजा सेटाइवा से मिलान करना है। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। पहला, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और सेकंड, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे 2 क्वेश्चन दिए जाए तो इनका आंसर हमें क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। जब भी उत्तर दो तो आप क्या करने लगते हो, पहले तो क्वेश्चन लिखोगे फिर आंसर दोगे। नहीं, आपको लिखना है यहाँ पर, जब भी आप आंसर दोगे तो आंसर में पहले का, हम कह सकते हैं यहाँ पर जब भी आंसर देंगे इसमें लगाएंगे पहला, है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 इसका पहला। ठीक है, ऐसे लिखा करो, पहले का और फिर लगाया करो आंसर। ठीक है, पहले का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 इसका पहले का आंसर। तो भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बच्चों 28 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया जाएगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है, बस इतना लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 28 फरवरी, यानी भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, सर 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो आपको बताना है, इसमें दूसरा लिखना है, यानी कि दूसरा, और इसका भी आंसर, तो यानी भारत बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो आपको बताना है डॉक्टर सलीम अली। किसको जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा, पहला भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, और दूसरा बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो आपको क्या लिखना है, डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पार्ट ब, यानी कह सकते हैं खंड ब खत्म हो चुका है। ठीक है, खंड ब में प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और साथ में वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।